प्रिय दर्शकों, हम आपका ध्यान इस महत्वपूर्ण डिस्क्लेमर की ओर आकर्षित करना चाहते हैं। इस इंटरव्यू में हमारे अतिथि द्वारा व्यक्त किए गए विचार और मत उनके व्यक्तिगत हैं। ये आवश्यक रूप से हमारे YouTube चैनल या संपादकीय टीम के दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। हमारा लक्ष्य एक ऐसा मंच प्रदान करना है जहां पसमानदा विषय से संबंधित विविध दृष्टिकोण प्रस्तुत किए जा सकें। हम विभिन्न विचारों को सामने लाने का प्रयास करते हैं, लेकिन इनका समर्थन या विरोध नहीं करते। आपके समय और सहभागिता के लिए हम आभारी हैं। यदि आपके कोई प्रश्न या चिंताएं हैं, तो कृपया हमसे संपर्क करने में संकोच न करें। पसमानदा समुदाय का महत्वपूर्ण अंग होने के लिए धन्यवाद। सादर अब्दुल्ला मंसूर, पसमानदा डेमोक्रेसी। नमस्ते, आदाब। पसमानदा डेमोक्रेसी की इस खास पेशकश शख्सियत से मुलाकात में आज सबसे बड़े शख्स जो आप कह सकते हैं कि आधुनिक समाज निर्माता के रूप में जो प्रख्यात होते जा रहे हैं वो हैं, और उनसे हम जानेंगे कि जो पसमानदा मूवमेंट है या पसमानदा जो एक तहरीक चल रही है जिसने पूरे देश की सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक काई एक बिछी हुई थी उसको खुरेच दिया है, और एक अलग तरीके के अब रास्ते बनने तैयार हुए हैं जिससे न केवल अस्मिता बल्कि जो जागरूकता के पैमाने हैं वो बदलने लगे हैं। आपका स्वागत है, और आप अपनी जो यात्रा है इसके बारे में आप बताइए कि देखिए, साल तो ख़त्म होते ही हैं, नई तारीखें आती हैं, नया इतिहास होता है, नए कॉन्सेप्ट्स आते हैं, नए इन्विजन्स होते हैं। लेकिन ये साल पसमानदा मूवमेंट के लिए बड़ा अच्छा साल रहा। 2024 लोग जुड़ रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं, खलबली है। खलबली होना अपने आप में एक आपकी प्रसंग जो होती है, आपका जो अंडरस्टैंडिंग होती है उसका सूचक है। जब आपके बारे में लोग पूछने लगे ये कौन है। पिछले कई सालों से हम लोग पसमानदाओं की बात कर रहे हैं, तो बचपन से ही कर रहे हैं क्योंकि हमारा घर का माहौल ही वो था। तो अब लोग रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, पूछ रहे हैं ये क्या होता है, ये क्यों होता है, ये कैसे होता है, ये क्यों हुआ, इसके कारण क्या रहे, इतिहास में क्या है, इतिहास में क्या नहीं है, क्या दर्ज है, क्या दर्ज नहीं है। तो एक जागरूकता तो आई है और आ रही है। ये बड़ा अच्छा साल गुजरा, और मैं मुबारकबाद देता हूँ पसमानदा मुसलमानों के हर एक उस कार्यकर्ता को, ऑल इंडिया मुस्लिम पसमानदा महान रजिस्टर्ड के हर एक उस आदमी को जिसने पसमानदा मूवमेंट के लिए बिना कुछ लिए काम किया, अपनी चाय पी, अपना खाना खाया, अपने साधनों से ट्रैवल किया, और अपने साधन ट्रैवल करने के बाद इस मूवमेंट में लगा रहा। ये हमारे लिए जीत का सूचक है। जीत किसी को हरा के नहीं होती, ये कॉन्सेप्ट ही अलग है। किसी को हरा दिया, हमारी कोई अशराफ से, कोई किसी से लड़ाई नहीं है। हम तो अपने न्याय की नहीं, अपनी उसकी नहीं लड़ाई लड़ रहे हैं। जीत हमारी अपने से है कि हम उस बैरियर को क्रॉस करके आगे बढ़े इस साल के अंदर, और इस साल में लोगों ने हमारी बात सुनी, उसको रिकॉग्नाइज किया, उसको अंडरस्टैंडिंग तक लेवल तक आए और माना। अब मानने का दौर शुरू हो गया कि हमसे गलती हुई है। जो आदमी अपनी गलती मान ले तो यही जीत होती है। फिजिकल लड़ाई कुछ नहीं है, इंटेलेक्चुअल लड़ाई है। इंटेलेक्चुअल लड़ाई में कोई आदमी अपनी हार मान ले, ये मान ले कि हाँ गलतियाँ हुई हैं, हमारे बुजुर्गों से गलतियाँ हुई हैं, हमारे बड़ों से गलतियाँ हुई हैं, ये चीज़ स्वीकार करना। जैसे विवेकानंद जी ने कहा है कि इंडिया इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ अंडर एक्सेप्टेंस नॉट नेगेशन। बहुत बड़ी बात है। कोई आदमी अपनी गलती मान ले तो हमारे लिए वही जीत का सूचक है। सूचक इस तरह से है कि लोग जाने पहचाने। पहले तो आदमी को यही नहीं मालूम था, मुसलमानों को, कि पसमानदा अल्फाज क्या है, ये क्या होता है। लोग हमसे पूछते थे आप मुसलमानों को बांट रहे हो। पहले तो उनको यही नहीं मालूम था हम मुसलमानों को, किसी मुसलमान को नहीं बांट रहे। बांटने से क्या फ़ायदा होगा, सिर्फ बता रहे हैं। किसी आदमी को कैंसर हो जाए, खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, उसे बताना तो पड़ेगा कैंसर है,
डॉक्टर के पास जाना तो पड़ेगा। अब मुस्लिम समाज उस प्रक्रिया से आगे बढ़ चुका है, मान रहा है हाँ गलतियां हुई हैं। बीमारी तो इलाज तो बाद में होगा, पहले तो बताओ ना कि बीमारी क्या है। आप माने तो बीमारी है, अब उसको बीमारी को बीमारी मान लिया गया है, बीमारी है और वो उसका इलाज अब होगा। मतलब ये है कि डायग्नोस हो चुका है और लैब में लैब में सैंपल जा चुका है, रिपोर्ट भी आनी शुरू हो गई है, लेकिन मुकम्मल रिपोर्ट आएगी तो कुछ बेहतर इलाज की तरफ अग्रसर होंगे। रिपोर्ट तो बहुत पहले भी आ गई थी, रघुनाथ कमीशन की रिपोर्ट में, मंडल कमीशन की रिपोर्ट में। फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज की रिपोर्ट तो पहले भी आ गई थी। इसका मतलब है कि डॉक्टर की जो मंशा थी वो ठीक नहीं थी कि इसमें डॉक्टर की नहीं, मुस्लिम समाज की स्वीकारता नहीं थी। नहीं साहब नहीं होता, ये सब बेकार की बातें हैं, मुसलमान सब एक होते हैं। जबकि जब शादी करने का वक्त आता है तो मैट्रिमोनियल में लिखते हैं कि सैयद बॉय को सैयद गर्ल चाहिए, पठान बॉय को पठान गर्ल चाहिए, शेख को शेख चाहिए, नजीब तरफैन को नजीब तरफैन चाहिए। मानते थे, जानते थे, पहचानते थे, लेकिन उसका होता ना कार्यान्वयन करने में आगे नहीं थे। नहीं तो कहते थे हम मुसलमान हैं। तो इसके पीछे कारण क्या पाते हैं? क्योंकि आप सोशल सामाजिक कारण क्या, मतलब उनकी अपनी क्या कहते हैं कि एक बेईमानी भी तो हो सकती है। बेईमानी मेन तो बेईमानी है। देश के विभाजन के बाद, विभाजन में मैं पसमानदा मुसलमानों का एक छोटा सा कार्य करता हूँ, तो मेरा कोई रोल नहीं था। देश के विभाजन में मेरा कोई रोल नहीं था। मेरे से मुराद मेरी शारी गदीब की नहीं है, पसमानदा मुसलमानों की है, जो कि हिंदुस्तान की 1944 का सर्वे के मुताबिक 88% है और आज के हिसाब से 92-93% होंगे। हमारा कोई रोल नहीं था क्योंकि हमारा वोट ही नहीं था। हम तो कमी कमीन थे और हैं। वोट तो अशराफ का था, सैयद साहब का था, शेख साहब का था, पठान का था, मुग़ल का था, ज़मींदार का था, वडेरे का था, गवर्नमेंट एम्प्लॉय का था। वो सब कौन थे? यही लोग थे, 7-8%, जिन्होंने अपनी नौकरी, अपनी ज़मींदारी, अपनी ज़मीनें, अपनी कल्चर। हमारा कल्चर क्या था? हमारा कल्चर तो इस्लामी कोई कल्चर था। हमारा इस्लामी कल्चर नहीं था, हमारा कल्चर हिंदुस्तानी था और अब भी है। इन्होंने कल्चर सेव करने के लिए अपना बड़े बड़ी शेरवानी पहन के, बड़े बड़े गरारे पहन के, झूमर टीके लगा के अपना कल्चर सेव करने के लिए पाकिस्तान बनाया। लेकिन पाकिस्तान तो बना अल्लाह के नाम पे। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, और ज़ुबान के नाम पे बढ़ गया 25 साल के अंदर। तो क्या जाहिर होता है? ज़ुबान इम्पोर्टेंट है, ये इस्लाम इम्पोर्टेंट है। मैं से इस्लाम के बारे में कोई बुरा अपवाद नहीं कर रहा हूँ, बुरा मतलब नहीं है। इस्लाम तो एक मज़हब है जो ग्रेट मज़हब है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मज़हब है। जैसे हिंदुज़म है, जैसे क्रिश्चियनिटी है, जैसे जूडिज़म है, जैसे कन्फ्यूशनिज्म है, जैसे टाओइज़म है, इस्लाम भी एक मज़हब है। लेकिन मज़हब के नाम पर देश बांटा गया, तो वो मज़हब के नाम पर नहीं बटा, वो अशराफिया मुसलमान का सोशल, लिंगुअल, कल्चरल और रिलीजियस फैक्टर्स थे जिससे वो इस मुल्क को बांटा गया। उन लोगों ने बांटा। और यूपी और बिहार का मुसलमान बस समझ रहा था कि देश पाकिस्तान तो यूपी बिहार में बनेगा, लेकिन कहाँ बना? ईस्टर्न पंजाब, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर, सिंध, बलूचिस्तान और ईस्टर्न बंगाल। और ईस्टर्न बंगाली जो मुसलमान हैं और जो वेस्टर्न पाकिस्तान में जो है सिंधी है, बलोच है, ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर का पश्तून है और पंजाबी है, उसके कोई वैल्यूज़ मिलती हुई नहीं है। ना उसके खान पीन के तरीक़े एक हैं, ना उसके कपड़े पहनने का तरीक़ा एक है, ना उसकी लैंग्वेज ज़ुबान एक है, ना उसका कल्चर एक है, ना उसकी इकोनॉमिकल वैल्यूज़ एक है, ना उसका नज़रिया एक है। सिर्फ एक चीज़ कॉमन है कि दोनों मुसलमान हैं। तो उसमें उन लोगों में आपसी भेदभाव भी होंगे, ऊंच नीच का भी होगा, कौन ज़्यादा सुपीरियर है, कौन इन्फीरियर है। बिल्कुल। जबकि मेरी बात कुछ हिंदू भाई को बुरी लग सकती है, रामचंद्र जी महाराज और जनाब
कि कृष्ण साहब और हिंदू सनातन के अंदर कोई पैगाम ये नहीं था सब इक्वलिटी है, सब इक्वलिटी का। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अपना आखिरी खुतबा है, जो खुतबा अरफात मशहूर है, हर मुसलमान हर मौलवी कहता है हर सब मुसलमान बराबर है, कोई हिंदू कल सेंट अवतार कह के नहीं मरा, कोई जीसस क्राइस्ट कह के नहीं मरे कि सब इक्वल है, लॉर्ड बुद्धा ने कह के नहीं मरे कि सब इक्वल है। आपका पैगंबर जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद साहब कह के मरे, अपने आखिरी खुतबे में कहा सब बराबर हो। जो आदमी कह के मरा, इस्लाम को मुकम्मल करके गया और कहा तुम सब बराबर हो, तुम सब भाई भाई हो, उसी का कहना नहीं मानते तो हमारा क्या मानेंगे? इसके पीछे आप किन मिजाज को या किस मानसिकता को इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है दिमागी अफलातून होना, दिमागी सुपेरियरिटी, कि हम सुपर हैं, दूसरे को हम ना अपने ऊपर वाजिब राग। एक हिंदू अशराफ से एक मुसलमान अशराफ के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, किसी पंडित से, किसी ठाकुर से, किसी कायद से, एक मुसलमान सैयद के, मुसलमान शेख के, मुसलमान पठान के ताल्लुकात बड़े अच्छे होते हैं। अगर ईद के दिन कोई ठाकुर साहब या कायद साहब मुसलमान से मिलने आते हैं, ईद की मुबारकबाद देने, वो गले लग के ईद मिलता, और कोई जुलाहा तेली नाई चुम्पल उनके पास जाता, कहता है जुलाहान के लौटने आए हैं, कसाईन के लौटने आए हैं, समझिए खिलवाई दो। तो वो कल्चरली अपने आप को अलाइन करता है, एक अलीट हिंदू से एक अलीट मुसलमान करता है, वो कहता है कोई बात नहीं, हम सब भाई। जैसे अरब तो ये कहता है ना कि ईसाई है अरबी, क्योंकि मदीने मुकर्रमा में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम में भी ईसाई थे, यहूदी थे। वो ईसाई और अरबी जो है वो उसे भाई कहता, आकी कहता है, आकी मेरा भाई है। ईसाई है तो क्या हुआ, अरबी तो है मेरा भाई है, यहूदी तो है, आकी है मेरा भाई है। लेकिन वो एक हिंदुस्तानी को कहता है मिस्कीन, मुसलमान होने के बावजूद। अमेरिकन को कहता है ख्वाजा। तो ये एक दिमागी कॉन्सेप्ट है कि रेस का कॉन्सेप्ट है, जबकि रेस के कॉन्सेप्ट को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हज़रत उमर और फारूक ने, हज़रत अली ने कहा हम इसे एड़ियों से, अपनी पैर की नोक से भी नहीं छुएंगे। तो इस्लाम का जो बेसिक कॉन्सेप्ट इन लोगों ने किया, वो तो शुरू से जब हिंदुस्तान में दिल्ली से सल्तनत का इस्टेब्लिशमेंट हुआ, ज़ियाउद्दीन बंडी की किताब आई कि इन्हें उतना ही ज्ञान दो, इन छोटे कमज़ात मुसलमानों को, कमज़ात कहा, इन कमज़ात मुसलमानों को उतना ही नॉलेज दो जितनी इनके मजहबी में काम आए, अलम शरीफ सिखा दो। तो ये तो लोग कहते हैं कि अपने जो सर सैयद साहब थे उन्होंने भी यही बात कही है। सर सैयद साहब तो मुसलमानों में कुतुब मीनार है, दो ही तो कुतुब मीनार हैं मुसलमानों में, एक अल्लामा इकबाल और एक सर सैयद। सर सैयद की अपनी किताब अज़बाब बगावत हिंद में लिखते हैं पेज नंबर 28 पे, ये कंपनी बहादुर से सरकशी करने वालों में सबसे आगे बज़ार जुल्हा था। और ये हिंदुस्तान में तो उसके आराफ मिटाए भी जा रहे हैं, लेकिन मेरे पास सही नुस्खा जो कि लाहौर से पब्लिश हुआ वो मौजूद है, आपको दे दूंगा मैं। उसमें कहा गया कि इस कंपनी बहादुर से सरकशी करने वालों में बज़ार जुल्हा मुर्शिदाबाद से मुरादाबाद तक अंग्रेज़ बहादुर ने इसके अंगूठे काट लिए ताकि मैनचेस्टर का कॉटन यहाँ बिक सके। तो हम तो बज़ार हैं। सर सैयद ने पसमानदा मुसलमानों को मुसलमान ही कब माना, कलमा को कहा, कलमा को मतलब कलमा पढ़ने वाला, मुसलमान नहीं माना। उनकी किताब में आप देख लीजिए, पहले जो तारीख़ सरकशी बिजनौर है लिखा है कि मैं ये मदरसा उलूम जो अलीगढ़ में बना रहा हूँ, ये मैं तेलियो, जुलाहो, कसाईयो, नाइयो, चुम्पजो, मेहतरों के लिए नहीं बना रहा हूँ, ये मदरसा उलूम मैं अशराफ के लिए बना रहा हूँ, ताकि अब वक्त आ गया है कि ज़मींदारी चली जाएंगी, नौकरी की अंग्रेज अशराफ को नौकरी पढ़नी पड़ेगी ताकि वो अंग्रेज़ी सीखें, अंग्रेज़ी बोलना सीखें, अंग्रेज़ी में काम करना सीखें। इसलिए उनके लिए तरबियत होना ज़रूरी है, तालीम और तरबियत। हाँ, उन्होंने तरबियत के लिए अशराफ के अलावा किसी को जानना ही नहीं। बोलते तो कमज़ात मुसलमान है, बदतर है, कमी से बोलना नहीं आता, इनका शीन दुरुस्त नहीं है, इनका इनका लैंग्वेज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो इन्हें क्या पढ़ने की, तो गुलाम है, गुलाम रहेंगे। जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा में क्या है, ये गुलाम नहीं, सब बराबर हैं। इन्हीं अशराफ मुसलमान ने हमारे खिलाफ, और उसमें मुल्ला जो मदरसे भी शामिल हो गए। बस आज ये है, सारे अजलाफ और अर्जाल मदरसों में पढ़ते हैं। ये तो हमें रोने का वक्त है।
मालूम करने का दिल जाता है। तो सईद साहब, इस चीज़ों पे बात करते हुए और बहुत कई सारे सवाल उठते हैं। नहीं, एक कि सवाल इतने दिन- मैं भूल गया। सर सैयद ने कहा मुसलमान कौन, उनसे पूछा तो उन्होंने कहा मुसलमान वो जिसके खून से इब्राहिम के खून की खुशबू आती है। ये तो डेरोगेटरी बात नहीं होगी। हाँ, डिफरेंट बात है। मुसलमान कौन जिसके खून से इब्राहिम के खून की खुशबू। इब्राहिम तो प्रॉफिट वो थे जिनसे 3 मज़हब निकले, एक जुडाइज़्म, एक क्रिश्चियनिटी, तीसरा इस्लाम। और मुसलमान भी उन्हें अपना बाप मानते हैं कि हमारे बाप हैं। तो हम कौन हैं? हमारे खून से तो चमार की बंगी की खुशबू आती है, क्योंकि हम तो हिंदू थे। हम तो इस्लाम में कन्वर्ट इन सूफियों के चक्कर में हो गए। इन्होंने हमें मुसलमान कर लिया, हम खुशी खुशी मुसलमान हो गए, हमने दीन को अपना लिया। लेकिन इनकी औलादों ने जो जुल्म ज़्यादती आज तक हमारे सामने नाम पे कर रखी है, इन सूफी मुल्लाओं ने, ये जो हमें आज भी रियाया की तरह ट्रीट करते हैं, बड़े बादशाह बने रहते हैं, बिल्कुल पंडित कल्चर है। आप चले जाइए निज़ामुद्दीन औलिया बराबर में ही है आपके, तो देख लीजिएगा किस तरह की बदतमीजियाँ करते हैं ये लोग, टोपी लगा लगा के। अजमेर शरीफ में तो लूट का बुरा हाल है। किसी गरीब मुसलमान के, हर आदमी के जेब, गरीब मुसलमान के तो दर्शन भी नहीं होते। आपके दर्शन होते हैं वीआईपी दर्शन, सुना है मैंने। यहाँ पे दर्शन के लिए भी ऐसे दुआ कराएंगे, हज़ारों रुपये खींच लेते हैं। मादर आदमी तो दे था, गरीब आदमी को ऐसा जलील और तजलील करते हैं। कमबख्त, मैं कमबख्त का अल्फाज जान के इस्तेमाल कर रहा हूँ। मेरे इनसे बहुत लड़ाई है। अल्लाह का रसूल इनको माफ़ नहीं करेगा, और ख्वाजा गरीब नवाज़ इनको माफ़ नहीं करेंगे, और निज़ामुद्दीन औलिया माफ़ नहीं करेंगे, और दादा अजमेरी जो लाहौर वाले वही माफ़ नहीं करेंगे। मेन तो कल्प्रिट्स यही हैं। और देवबंद, नदवा, ये इस्लामी मदरसे नहीं है इस्लाम पढ़ाया जाता है, ये मसलकी मदरसे हैं। देवबंद मसलक मदरसा जो है वो देवबंदी है, नदवा मदरसा नदवी, आपका देवबंदी मदरसा है, बरेलवी का मदरसा बरेलवी मदरसा है, और शाह के जो मदरसे हैं वो शाह लॉजिक से पढ़ते हैं। तो इनका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है, ये मसलकी मदरसे हैं, अपने अपने एजेंडे से। देवबंद मजहब में जो फंड आता है सऊदी से आता, तो ये सऊदी की अरब की बात करते हैं। नदवे के अंदर भी सऊदी अरब से फंड आता। अल-फलाह जो आजमगढ़ में, वहाँ भी सऊदी से फंड आता। या और 2 मदरसे हिंदुस्तान में हैं, वहाँ से भी। और कुछ मदरसे ऐसे हैं जो लोकली जनरेट करते हैं, ये बरेलवी, ये बरेली थोड़ा पढ़ाते हैं। और शाह को मदरसे फंड आता है, ईरान से आता है, वो ईरान की बात करता है। तो इनका कोई संबंध इस्लाम से नहीं है। ये बात मैं क्लियरली कह रहा हूँ, और चाहे मैं कोई भी मुझ पर केस भी कर दे, मैं केस फेस करने को तैयार हूँ, मैं प्रूव कर दूंगा। सच बात पे तो खैर कोई केस नहीं ये करता है, इसलिए कि पता चलेगा। क्योंकि अरशद आलम साहब हमारे दोस्त हैं, उनकी रिसर्च है। उन्होंने कहा ये मदरसे इस्लामी मदरसे नहीं है, ये मदरसे मसलकी मदरसे हैं। ये अपने नाम से आगे बंद कर लगाना के इस्लामी मदरसे, ये इस्लाम मदरसे इस्लामी नहीं है, ये मसलकी मदरसे हैं। अच्छा, आपने असद साहब का नाम लिया, जो एक बड़े स्कॉलर भी हैं, जिन्होंने मदरसे के ऊपर काम भी किया है काफ़ी, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन मदरसा, इस टाइप से कुछ चीज़ें हैं। तो उन्होंने जो चीज़ें लिखी थी, और जब लिखे थे लगभग आज से 10, 12, 15 साल पहले, तब की जो बातें थी, तब एक जो नैरेटिव था सोसाइटी में उसके एक्सेप्टेंस को लेके, वो और आज आपको क्या अंतर दिखता है? देखिए, अवेयरनेस तो आई है। अवेयरनेस का आना मुसलमान समाज में अपने आप में एक रेवोल्यूशनरी है। क्योंकि हम लोगों को ये बताया जाता है कि साहब जो है वो है। आप किसी से कह देंगे भाई जो है वो है, तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा। बिल्कुल कुरान शरीफ में कोई चेंज नहीं हो सकता, मतलब नो क्वेश्चन नो ऑब्जेक्शन। नहीं, कुरान शरीफ में तो कोई चेंज हो नहीं सकता, क्योंकि साहब नहीं, ये बाकी जो, लेकिन बाकी चीज़ों जो हदीसें हैं, जो 200-300 400 साल बाद लिखी लोगों ने, वो तो उस पर तो क्वेश्चन कर सकते हैं ना। और हो रहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ, बहुत लोग करते हैं। ज़ईफ़ हदीसें हैं, ट्रिपल तलाक की हदीस ज़ईफ़ है, जाने कितनी हदीसें हैं ज़ईफ़ हैं। तो कुरान के अलावा, नबी के अलावा, अल्लाह के अलावा, खलफाए राशिदीन के अलावा सब पे क्वेश्चन हो सकता।
इस्लाम तो इतना लिबरेटरी मज़हब है। और जावेद अहमद गामदी जो पाकिस्तान के रिनाउंड स्कॉलर हैं, जिनको पाकिस्तान छोड़ के जाना पड़ा, वो भी उनका सेइंग है कि हर चीज़ क्वेश्चनेबल है अल्लाह उसके रसूल और कुरान के अलावा, और हम तो क्वेश्चन करेंगे। ये सारा जो मसले आज बर सग़ीर में, हिंदुस्तान पाक व हिंद में है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान में है, और पूरे आलम इस्लाम में है, इन्हीं लोगों की हदीसों की कॉन्ट्रैक्ट जो करा इन मुल्लाओं ने, इसकी वजह से है। पहले यूएस को कहाँ मालूम था? सब कुछ इन्होंने बताया, सब कुछ इनकी वजह से परेशानी होती है। पूरी मिडिल ईस्ट इन लोगों से वजह से परेशान, हर जगह डेमोक्रेसी है। इस्लाम नेपाल जैसे मुल्क में डेमोक्रेसी आ गई, कहेंगे इनमें वो डेमोक्रेसी क्यों नहीं आती? नेपाल, सऊदी अरब में, कतर में, यूएई में क्यों नहीं आती? या तो ग्रेट किंग होता है या ग्रेट लीडर होता, तख्त है या तख्ता है। वही हाल पाकिस्तान का है, वही हाल बांग्लादेश का हो गया। कब तक ऐसे हिंदुस्तान का मुसलमान अकेला हिंदुस्तान में का मुल्क है ऐसा जो कि डेमोक्रेटिक है? और यहाँ से चलेंगे आप हिंदुस्तान से मेडिटेरेनियन तक, तो या तो इसराइल में डेमोक्रेसी है या हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी है। और चाइना में कैसी डेमोक्रेसी हम जानते हैं, पाकिस्तान में कैसी डेमोक्रेसी हम जानते हैं, ईरान में कैसे होते डेमोक्रेसी इलेक्शन होते हैं हम जानते हैं, इराक में कैसी होती डेमोक्रेसी हम जानते हैं, सऊदी अरब में क्या है हम जानते हैं, यूएई में क्या है वो भी हम जानते हैं, चाइना में कैसी डेमोक्रेसी होती है वो भी हम जानते हैं। तो हम सब जानते हैं। अब लोग पढ़ रहे हैं, नौजवान पढ़ रहा है, उसको रिसर्च कर रहा है, उसे मालूम है अंडरस्टैंडिंग क्या है, उसकी वैल्यूज़ क्या हैं। हिंदुस्तान का मुसलमान जो कि 88% या 92% मुसलमान पसमानदा है, यहाँ का ओरिजिनेटेड है। यहाँ का मुसलमान रह लेगा यमन में, रह लेगा सीरिया में, रह लेगा सऊदी अरब में। 5 साल काम कीजिए यूएस में, आपको ग्रीन कार्ड मिल जाता। वहाँ की लड़की से शादी कर लीजिए आप, सिटीजनशिप मिल जाती। आप उम्र भर काम कीजिए सऊदी अरब में, आपको सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। उम्र भर काम कीजिए आप दुबई में, लौट के आप आजमगढ़ या दिल्ली आएंगे या मुर्दाबाद जाएंगे, घर बनाएंगे अपना। ये कहाँ का इंसाफ है? ये कौन सा है वो है साहब, क्या आप सिटीजनशिप नहीं देंगे? आज दुनिया ग्लोबल विलेज हो गई, हर आदमी के बारे में जानता है, फिंगर टिप्स पे सब चीज़ अवेलेबल है। और आप झूठी मक्कारी वाली बातें करते हैं, अय्यारी मक्कारी वाली बातें। और ये जो हिंदुस्तान में सत्ता का विघटन नहीं हुआ हिंदुस्तान की तकसीम के बाद, उसी का हाशिया ये है कि हमें बोलना पड़ रहा। हम बोले क्यों ना बोले? पसमानदा मूवमेंट की पहला अल्फाज जो पसमानदा मूवमेंट का आप देखते हैं, वने साहब, ये 1978 में डॉक्टर कामिल कुरैशी मेरे वालिद के अच्छे दोस्त थे, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। मेरे वालिद अब्दुल अंसारी मर्दाबाद, उन 4-5 लोग और थे, उनके नाम में आपको मैंने पैम्फलेट दिया है, उसमें मेंशन है। पहली बार बना था 78 में 78 के बाद 79 में 14 नवंबर 1949 बरोज़ बुध के दिन उसका एक फंक्शन तलकोरा इंडोर स्टेडियम में हुआ था। तो ऑल इंडिया पसमानदा तबकाती फेडरेशन के नाम से वो रजिस्टर्ड था, फंक्शन हुआ था। उसका पैम्फलेट एक ही मेरे पास बचा हुआ है, मेरे पास रखा है। आपको उसको मैंने जेपीजी फोटोग्राफ भेजे हैं और उसकी पिक्चर्स भी मेरे पास मौजूद हैं। तो जो लोग ये कहते हैं कि पसमानदा अल्फाज हमने इस्तेमाल किया, हमने बनाया, वो झूठ बोलते हैं। बस यही बात हो सकती है कि इन लोगों ने अपना भुना लिया, कैश कर लिया, और वो लोग जो थे वो ग्राउंड पे काम करते नहीं, वो लोगों के अंदर पॉलिटिकल विजन नहीं था, मैं तो ये कहूँगा। और जो दूसरे लोग आए बिहार के, उन्होंने उसको बुना लिया और 12-12 साल तक राज्यसभा के अंदर रहे एज ए जेडीयू स्पोक्समैन, जनता दल के स्पोक्समैन के रूप में। जब भी देख लीजिए ओल्ड क्लिप्स उन साहब की, आप नाम लेना सही नहीं है, तो उसमें लिखा था मिस्टर दिस जेडीयू स्पोक्समैन। पसमानदा के बारे में उस आदमी ने एक बार भी राज्यसभा के अंदर तकरीर नहीं करी। लेकिन लोग तो कहते हैं कि राज्यसभा में उन्होंने पसमानदा के इशू पे काफ़ी सवाल उठाए। मैं उनको चैलेंज करता हूँ, एक मुझे स्पीच ला के दिखा दें। उस टाइम चले टीवी पे नहीं होता था लाइव, तभी तो लोग देश भर के उन्हीं को मानते हैं कि वो पसमानदा के पहले लीडर। नहीं, हमारे लीडर हैं वो। मैं कब कर रहा हूँ लीडर नहीं है। जो भी आदमी पसमानदा के लिए काम करे वो मेरा लीडर है, वो भी मेरे लीडर हैं। पटना में एक साहब और हैं डॉक्टर साहब, वो भी मेरे लीडर हैं, मेरे बड़े हैं।
और लीडर हैं, शब्बीर हसन अंसारी साहब महाराष्ट्र में, वो मेरे लीडर हैं। हाँ, जो भी आदमी काम करे, जो भी कंट्रीब्यूट करे, मेरा बड़ा है, मेरा लीडर है। लेकिन मक्कारी नहीं होगी, झूठ नहीं बोला जाएगा। हिस्टोरिकल फैक्ट्स मेरे पास पड़े हैं 78 के, कार्बन डेटिंग करा लीजिए, उन जो चैलेंज करेगा पैसे मैं दूंगा। और अभी तो मेरे तालकोड़ा स्टेडियम हुआ है, वो हर चीज़ रजिस्टर्ड है, मेरे पास उसकी वो भी है। अब मैं उसका पिक्चर भी खींच के लाया हूँ। 14 अक्टूबर 1979 बरोज बुध का बुकिंग का वो भी है रजिस्टर्ड पे। ये तो बड़ी फैक्ट आप बता रहे हैं, बड़ा फैक्ट है, और ये सब चीज़ों को सामने लाना चाहिए ताकि जो लोग पूरे पसमानदा जो मूवमेंट है या ये इसकी जो शुरुआत की गई वो सबको अपने नाम से कैसे पसमानदा काम हुआ, मुस्लिम लीग के विरुद्ध काम हुआ, मूवमेंट कॉन्फ्रेंस ने का बड़ा काम किया। मौलाना आसिम भाई रहमतुल्लाह अलैह का बहुत बड़ा काम है, डॉक्टर अब्दुल कय्यूम अंसारी का बहुत बड़ा काम है, और लोगों ने काम किया। भैया जी रज़ाक साहब ने बहुत बड़ा काम, कुरैशी साहब बहुत बड़ा काम किया, बख्तर मियां का 42 में बहुत बड़ा काम था, बहुत लोगों ने काम किए, लेकिन कोऑर्डिनेटेड नहीं थे, सेल्फलेस लोग थे ना, मक्कार नहीं थे। मक्कारी किस में थी? जिसके पास सत्ता होती है, वो छोड़ना नहीं चाहता। उसने पाकिस्तानी बनाया और यहाँ भी रुक गया। एक भाई यहाँ रुक गया, वो कांग्रेस में शामिल हो गया, MLA वही बना, MP वही बना, मिनिस्टर वही बना, और ये कहता भी रहा कि नहीं साहब हम तो नेशनलिस्ट हैं। तो पाकिस्तान क्यों बनाया? आज पूछते हैं हमारे हिंदू भाई पाकिस्तान क्यों नहीं गए तुम? तो हमने कहा हमारा पाकिस्तान से मतलब ही नहीं था, हम तो मूवमेंट में शामिल ही नहीं थे। ये अलग बात है, नारे लगा दिए होंगे। नारे यूँ लगाए क्योंकि हम गुलाम थे ज़मींदार के। जहाँ उसने कहते जाओ, हम चले गए, नारे लगा दिए होंगे, धरनों में जाकर बैठ गए होंगे। लेकिन हमें ना, हम कब नहीं तो पाकिस्तान तो पहले हम ही जाता को, अपना मुल्क छोड़ के कौन जाता है? अपनी ज़मीन छोड़ के कौन जाता है? वही तो जाता है जिसके पास पैसे हों, जिसके पास ट्रैवल करने का कुछ साधन हो। हमारे पास क्या था? 2 वक्त की रोटी तो थी नहीं, तो ट्रैवल के पैसे लेंगे और वहाँ जाएंगे वीराने में, रेगिस्तान में। कराची तो वीरान था। जब 1962 में क्वीन विक्टोरिया आई, वो क्वीन एलिजाबेथ आई, तो अयूब खान ने दिखाई दी, जहाँ आज नॉर्थ नाज़िमाबाद और साउथ नाज़िमाबाद और नाज़िमाबाद और लियारी की लोग, जहाँ मुहाजिर बस्तियाँ रहती हैं, यहाँ महलों में रहने वाले लोग, कोठियों में रहने वाले, लखनऊ के आलीशान कासरबाग में रहने वाले लोग, और पटना में आज़िमाबाद में रहने वाले लोग 2-2 कमरे के फ्लैट में रहे। अपनी आना पे तो रहे। क्या मिला पाकिस्तान जाके? मैसेकर्स। यहाँ पे रोते हो, बाबरी मस्जिद का डेमोलिशन के बाद राइट्स हुए। कभी हिस्ट्री में 92 का बाप पढ़ लेना, पाकिस्तान का, कराची का, जब पुलिस एक्शन हुआ था, रेंजर्स ने नंगा करके रेंजर्स ने निकाला था, लाइन लगा के। ये क्या घटना थी, इसके बारे में बताइए। ये साहब पुलिस एक्शन था। आज तो लोग योगी जी को और अमित शाह जी को और उस ज़माने में अडवाणी जी को, उससे पहले इंदिरा गांधी को गाली देता था, लेकिन उसे नसरुल्लाह बाबर के बारे में मालूम नहीं है ये कौन थे। नसरुल्लाह बाबर इंटीरियर मिनिस्ट्री ऑफ सिंध गवर्नमेंट थे, बेनज़ीर भुट्टो के ब्लू वाइट बॉय थे। उन्होंने कहा कि इन मुहाजिरों को मारने के लिए मुझे क्लीन फ्री हैंड दीजिए। तो बेनज़ीर भुट्टो ने प्राइम मिनिस्टर थी, फ्री हैंड दिया। नसरुल्लाह बाबर ने वो मैसेज कराया, तो मेरठ, मलियाना, मुरादाबाद और जबलपुर और नोआखली सब आप पे छोड़ देंगे। जो किलिंग हुई है मुसलमानों ने, सिंधी मुसलमान ने, पंजाबी पुलिस ने और पंजाबी रेंजर्स ने जिस तरह मुसलमानों को मारा, कराची की और कराची, हैदराबाद, नवाब शाह, मीरपुर खास, बदीन, एबटाबाद की गलियों में लाशें नहीं मिलती थी। इसी तो चर्चा कहीं नहीं होती है। लाशें नहीं मिलती थी। आप तो पढ़ लिखे आदमी, आप यूट्यूब पर डाल दीजिए कस्बा कॉलोनी, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जो मैसेकर पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट ने
मुहाजिर का किया है, आज तक मुहाजिर है, पाकिस्तानी नहीं है। यहाँ पर कोई कहता शरणार्थी, ज़बान खींच ली जाएगी उसकी। हिंदुस्तानी है वो, प्राउड नेशनल ऑफ इंडियन है। आज तक वो कहता वहाँ पे क्या मिला मुल्क बांट के अशराफ को। यहाँ भी गद्दार, वहाँ भी गद्दार। यहाँ गद्दार कौन कहता है? हिंदू अलीट। वहाँ गद्दार कौन कहता है? पाकिस्तान पीपल पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज, पंजाबी, बल्लौच। आपके घरों में लड़कियां सेफ हैं? किसी की हिम्मत नहीं है किसी लड़की को कोई उठा के ले जाए। पाकिस्तान के कराची में एक दौर वो गुजरा है जहां बाप और भाई लड़की को ले जाया करते थे, जाओ इसके साथ सो, तो हालांकि मैं सेफ रहूं। क्या बातें कर रहे हैं आप? पाकिस्तान में जो जुल्म मुहाजिरों पे हुआ, यहाँ पर हिंदुस्तान में आप इमेजिन नहीं कर सकते ऐसा हो जाएगा। पढ़िए तो बदीन, पढ़िए तो कस्बा कॉलोनी, अलीगढ़ कॉलोनी के मैसेकर्स, 1992 का पुलिस रेंजर्स एक्शंस हैदराबाद में, पढ़िए तो, पढ़ते नहीं हैं। हमने तो सब पढ़ा हुआ है, देखा हुआ है। अगर कोई हमसे बोलिए पाकिस्तानी हमारे सामने स्टैंड करते हैं, भाग जाते हैं। जो जुल्म और ज़ाती कराची, हैदराबाद, नवाबशाह, मीरपुर ख़ास में मुहाजिर पे हुई है, अल्लाह ना करे कभी हिंदुस्तान में हो, ना होगी। क्योंकि हिंदुस्तान आईन से चलता है, हमारा आईन है। हम वो लोग हैं जो आईन, गवर्नमेंट कोई भी हो, गवर्नमेंट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। नरेंद्र मोदी थर्ड टर्म चला रहे हैं, इंदिरा गांधी रहेंगी, इंदिरा गांधी मीन्स इंडिया, राजीव गांधी रहे, वीपी सिंह साहब रहे, देवेगौड़ा साहब रहे, गुजराल साहब रहे, नेहरू जी रहे, शास्त्री जी रहे। एक पैटर्न है ना कि मालूम है 5 साल बाद चुनाव होंगे, हो जाएंगे। ये पॉलिटिकल पार्टी भी जानती है और हम भी जानते हैं, आवाम भी जानती है। और लोकसभा भंग होने से 15-20 दिन पहले नई लोकसभा बन जाती, 1 महीने पहले बन जाती, 15-20 दिन पहले बन जाती। नई पहली लोकसभा भंग पिछली वाली, और नई लोकसभा का गठन हो गया है, ये राष्ट्रपति अधिसूचना कर देता। पाकिस्तान में तो मालूम ही नहीं कब चुनाव होंगे, कब अबूरी हुकूमत बनेगी, कब इंटरम गवर्नमेंट बनेगी, कब इलेक्शन होंगे, कुछ मालूम ही नहीं। वहाँ तो आर्मी ही चलाती है। नहीं, आर्मी का मेन रोल है। जहाँ जिस मुल्क में इस्टेब्लिशमेंट को आर्मी कहा जाए तो वो मुल्क क्या है? आज भी पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट कौन है? आर्मी है। हमारे वहाँ आर्मी का एक रोल है कि देश की सरहदों की रक्षा करना है, बस आपको ये काम है आपका। हमारे वहाँ आर्मी शुगर मिल नहीं चलाती, हमारे वहाँ आर्मी हमारे वहाँ वो नहीं चलाती, स्टील फैक्ट्रीज। आर्मी हमारे वहाँ बिस्कुट नहीं बनाती। आर्मी हमारे घंटों में मौजूद है, उनको खाना हम देते हैं। इस देश का जो जनता का टैक्स होता है उसके वजह से आर्मी बनती है, उसे भी मालूम है। हमारे वहाँ आर्मी प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट नहीं बदलती, उसकी जो रोल है वो कन्फाइंड है, वो भी जानती है और हम भी जानते हैं। जब आपके फंडामेंटलिस्ट होंगे, यूनाइटेड स्टेट्स के फंडामेंटलिस्ट होंगे ना भैया, जहाँ जिस मुल्क के फंडामेंटलिस्ट होंगे वो मुल्क तरक्की करता। 6 से 7% हमारा जीडीपी ग्रोथ है, किसी से कंपेरिजन नहीं कर रहा, ऊपर नीचे होता रहता। 5% भी हो जाता, 4% भी हो जाता, 8% भी हो जाता। लेकिन हम बात से भड़क रहे हैं क्योंकि पसमानदा मुसलमानों का जो मेन कॉन्सेप्ट रहा, तालीमी में पीछे रहे, राजनीति में पीछे रहे। मेन क्योंकि भारत एक संवैधानिक देश है, यहाँ पे राजनीति की सत्ता के गलियारों के थ्रू ही तो कुछ होता है। अच्छा,